फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट हो चुका है सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। क्या गिवन है यहाँ पर? एक सर्किल है जिसकी दो पैरेलल टेंजेंट्स XY और X dash Y dash और एक अनदर टेंजेंट है AB जिसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सर्किल पर वो है पॉइंट C, और ये AB जो है XY को A पॉइंट पर और X dash Y dash को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे जो एंगल AOB है ये 90 डिग्री है। अब देखो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेल्प लेंगे इन दो ट्राइंगल्स की। कौन कौन से? ट्राइंगल POA और ट्राइंगल AOC। इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो एंगल POA है ये किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल AOC से। और सिमिलरिटी की वजह से हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि जो एंगल COB है वो भी किसके इक्वल होगा? एंगल BOQ के। यानी कि सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जो POQ है वो बनेगी डायमीटर। क्यों? क्योंकि XY और X डैश Y डैश दोनों जो है पैरेलल है और ये जो PQ है वो पॉइंट O यानी कि सर्किल के सेंटर से पास हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर PQ जो है वो डायमीटर, इस वजह से ये जो पूरा एंगल है वो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री का होगा। फिर जो हमने प्रूव किया है कि दोनों एंगल्स इक्वल है, इनकी हेल्प से हम क्या प्रूव कर देंगे कि एंगल AOB 90 डिग्री का होगा। तो स्टेप्स क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम कौन कौन से ट्राइंगल्स? इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल AOC। इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल AOC। इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन सी साइड्स? एक कॉन्ग्रुएंट हम सबसे पहले प्रूव करना चाह रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए कौन सा क्राइटेरियन लगाएं? यहाँ पर देखो जो PA है और जो AC है दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट से सेम एक्सटर्नल पॉइंट A से। तो यहाँ लिखेंगे कि AP इज इक्वल्स टू AC। रीजन लिख देंगे हम कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। ठीक, एक साइड तो ये इक्वल होगी। फिर यहाँ पर OP भी OC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। OP इज इक्वल्स टू OC। रीजन लिख देंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक, और OA जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो गई। OA इज इक्वल्स टू OA। रीजन लिख देंगे कॉमन साइड है। सो बाय साइड 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 क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल कौन कौन से? POA इज congruent to triangle AOC by side similar congruency criterion। ठीक, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल POA है वो किसके इक्वल होगा? एंगल AOC के। सो एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल AOC। ठीक है, इस वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। सिमिलरली हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो एंगल COB है वो भी किसके इक्वल होगा? एंगल BOQ के। सिमिलरली ठीक है, हमें दोबारा से इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हम एक बार इन दोनों को प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पर सिमिलरिटी बन रही है कि वही यहाँ पे भी रूल लगने वाला है साइड 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 क्राइटेरियन का। तो सिमिलरली एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल BOQ। ठीक है, हमने लिख दिया सिमिलरली करके। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं कि ये PQ जो है वो डायमीटर है, इस वजह से जो एंगल POQ होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं एंगल
POQ is equals to 180 degree because PQ is diameter. ठीक है, एंगल POQ ये 180 डिग्री का है। अब ये POQ बना किससे है? इन चार एंगल से ही तो मिलके बना है, यानी कि यहाँ पर POQ को हम क्या लिख देंगे? एंगल POA प्लस एंगल AOC, एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ, एंगल COB प्लस एंगल BOQ। एंगल BOQ ये कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमें जो प्रूव करना है वो है ये वाला एंगल, यानी कि एंगल AOB। तो केवल इनको ही काम में लेंगे, यानी कि हम POA की जगह भी क्या रिप्लेस कर देंगे? AOC को। तो POA की जगह भी किसको रिप्लेस कर देंगे? AOC को। तो ये हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल AOC। और इसी तरह से यहाँ पर जो BOQ लिखा है इसको भी रिप्लेस कर देंगे किससे? COB से। तो एंगल COB प्लस एंगल इसको भी किससे रिप्लेस कर देंगे? COB से। कितना हो गया ये? 180 डिग्री। क्लियर? तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, एंगल COB। कितना हो गया ये? 180 डिग्री। और AOC प्लस COB क्या बनाएगा ये? AOC प्लस COB ये मिलकर बना लेगा एंगल AOB को, यानी कि ये तो हो गया एंगल AOB और 180 डिग्री को काट दिया 2 से तो कितना मिला? 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question number 27. In a workshop, the number of teachers of English, Hindi and Science are 36, 60 and 84 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are to be seated and all of them being of same subject. क्या करना है यहाँ पर? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? HCF, जो गिवन नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो नंबर ऑफ रूम्स है वो मिनिमम होने चाहिए और हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए। तो क्या होगा? वो इन तीनों नंबर्स का ही HCF होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही वो ऐसा नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड कर देगा, यानी कि तीनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और साथ ही साथ वो हाईएस्ट नंबर भी होगा, क्योंकि कहते ही हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट होने से जो नंबर ऑफ रूम्स है, एक रूम में जब सबसे ज़्यादा टीचर्स जितने हम रख सकते हैं वो रखेंगे, तो जो नंबर ऑफ रूम्स है वो क्या हो जाएंगे? मिनिमम। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में? HCF ऑफ 36, 60 and 84 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो, HCF निकालने के लिए हम क्या करें? या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इन तीनों नंबर्स का। यहाँ 36 इज इक्वल्स टू 2 से कितने टाइम्स? 18, फिर अगेन 2 से 9 और 3 से अगेन 3, यानी कि इसका जो HCF है वो क्या हो गया? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 60 इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 30, अगेन 2 से करेंगे तो 15, 3 और 5, यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर 3 5। फिर 84, 2 से 42 टाइम्स, फिर अगेन 2, यानी कि 21, 3 और 7, यानी कि ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि HCF लेने के लिए क्या करेंगे? जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तीनों में कॉमन होने चाहिए उनकी मिनिमम पावर जो कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो 2 स्क्वायर। और 3 की जो हाईएस्ट पावर कॉमन आ रही है तीनों में वो है 1,
इंटू 5 इसमें नहीं आ रहा, 7 इसमें नहीं आ रहा, तो केवल इतना ही बनेगा अपने पास, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 3 जार 12। तो ये आ गया इन तीनों नंबर्स का HCF। अब क्या करना है हमें, HCF आ चुका है तो जो तीनों नंबर्स हमें गिवन है इसको HCF से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्या करना है हमें कि हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स को बिठाना है। तो जो रूम्स रिक्वायर्ड होंगे वो किससे मिलेंगे हमें, इन नंबर्स को इनके HCF से डिवाइड करने पर। सो लिख सकते हैं हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 36/12 प्लस 60/12 प्लस 84/12, यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा अपने पास 7, यानी कि 5 और 3 8, 8 और 7 15। ये होगा अपना आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 1 प्लस 2√2x प्लस √2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, सबसे पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और देन जो रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में उसे भी वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करें। सॉल्यूशन देखो, गिवन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2x² माइनस 1 प्लस 2√2x प्लस √2। तो इसके जो मिडल टर्म है उसके इजीली क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर्स हो रहे हैं अलग अलग। तो 2x² माइनस x माइनस 2√2x प्लस √2, यहाँ से कॉमन आ रहा है अपने पास पहली दो टर्म से x, तो क्या बचेगा 2x माइनस 1 और यहाँ से कॉमन आ रहा है √2 माइनस का √2 और क्या बच जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, 2x माइनस 1 दोनों में से कॉमन, तो 2x माइनस 1 और जो रिमेनिंग है वो x माइनस √2। ठीक है, तो इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे अपने पास, सो जीरोस आर, इसको दोनों जो फैक्टर्स हैं अपने पास लीनियर फैक्टर्स उनको जीरो के इक्वल करके हम जीरोस इजीली लिख सकते हैं। तो 2x माइनस 1 को जब जीरो के इक्वल लिखेंगे तो x कितना मिल जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2 और एक बार इस फैक्टर को जीरो के इक्वल लिखेंगे तो x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर √2। तो दोनों जीरोज आ गए 1/2 और √2, सो जीरोज आर 1/2 एंड √2। तो ये तो एक काम हो गया, जीरोस फाइंड कर लिया। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो यहाँ पर हियर नेक्स्ट पेज में लिखेंगे हियर a इज इक्वल्स टू, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करें तो a कितना है यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट 2, b यानी कि x का कोफिशिएंट कितना है माइनस 1 प्लस 2√2 माइनस 1 प्लस 2√2 और कांस्टेंट टर्म कितनी है √2, यानी कि c इज इक्वल्स टू √2। क्लियर। अब रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोस के बीच में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। तो यहाँ पे देखें माइनस b अपॉन है तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1 प्लस 2√2 अपॉन a कितना है 2, तो यानी ये हो गया 1/2 प्लस √2 और यही अपने पास जीरोस आ रहे थे। क्या क्या थे जीरोस, 1/2 एंड √2। ठीक है, चाहें तो इसको अल्फा और बीटा मान के लिख सकते हैं कि किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या हो गया माइनस b अपॉन है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? c अपॉन a के, यानी कि यहाँ पर c √2 और a कितना है? 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो अपना जो एक जीरो है वो है 1/2 और एक जीरो है √2, यानी कि ये भी क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया? c अपॉन a के। तो इस तरह से यहाँ पे ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एक रिलेशनशिप हमें दिया गया है, इसी की हेल्प से हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए जो गिवन है इसी से स्टार्ट करेंगे। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √3। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3। 3 माइनस 1 2, और उस 2 से इधर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा कितना आ गया अपने पास? साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब जो हमें प्रूव करना है उसको लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो लिखते हैं जो LHS है वहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। LHS tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको साइन और कोस की टर्म्स में चेंज कर लें, क्योंकि अपने पास जो रिलेशन है वो किस में है? साइन कोस में। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस इसे लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तो 1, और 1 अपॉन क्या बचा? साइन थीटा कोस थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा कितना था यहाँ से? 1 के इक्वल, यानी कि ये अपने पास किसके इक्वल आ चुका है? 1 के, और यही क्या थी अपने पास? RHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी में आपके पास एक इंटरनल चॉइस गिवन है। प्रूव दैट cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। तो स्टार्ट करते हैं इसे प्रूव करना। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज इक्वल्स टू cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इसे आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? जो डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइजेशन, तो cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। तो यहाँ पे -1 है, तो क्या करें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे cos a प्लस साइन a प्लस 1 से। cos a प्लस साइन a प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी cos a प्लस साइन a प्लस 1। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या बन चुका है देखो, यहाँ पे है cos a प्लस 1 माइनस साइन है, यानी कि इसको अगर हम a की टर्म माने cos a प्लस 1 को, तो cos a प्लस 1 हो गया a और साइन a हो गया b, तो a माइनस b और इधर से a प्लस b, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं कि cos a प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस
साइन ए का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में देखें तो क्या बनेगा, कोस ए प्लस साइन ए -1 और कोस ए प्लस साइन ए +1, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको हम मान लेते हैं कोस ए प्लस साइन ए को, तो a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोस ए प्लस साइन ए इसका तो होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट पेज में लिख लें। देखो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोस ए, यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए प्लस 1, और यहाँ लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है देखो, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी कि आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कोस है, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कोस है, और साथ में क्या है -1। यहाँ तक की स्टेप क्लियर है। अब आगे देखो, यहाँ पर कोस स्क्वायर है और माइनस का साइन स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पूरे को कोस में चेंज कर लेते हैं न्यूमरेटर को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर है प्लस 2 कोस है, और ये क्या बन गया अपने पास, अगेन कोस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर है। और डिनोमिनेटर में देखें तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये दोनों मिलकर 1 और वो इस 1 से कैंसिल आउट, यानी डिनोमिनेटर में अपने पास बचा 2 साइन ए कोस ए। क्लियर यहाँ तक। अब ये कोस स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, कितना हो गया, 2 कोस स्क्वायर है और प्लस 2 कोस है अपॉन 2 साइन ए कोस है। न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2 कोस है, दोनों में कॉमन है, तो 2 कोस ए कॉमन, और जो बचा वो होगा कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1 और अपॉन 2 साइन ए कोस है। ठीक है, इसके आगे के स्टेप यहीं लिख लेते हैं। 2 कोस ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, बचेगा क्या, कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन है, कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अलग अलग कर लेंगे साइन ए को दोनों से तरफ, यानी कि कोस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, तो कोस ए अपॉन साइन ए क्या होगा, कोट है, और 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक है, और यही था RHS में, कोसेक ए प्लस कोट है, कोसेक ए प्लस कोट है, that is it is equal to RHS, तो hence proved। clear। Question number 13, on a particular day Vidhi and Unnati could not decide on who would get to drive the car, they had 1 coin each and flipped their coin exactly 3 times, यानी कि एक किसी दिन उन्नति और विधि ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उन दोनों में से कौन कार ड्राइव करेगा। दोनों के पास एक कॉइन है और वो उसे एग्जैक्टली 3 टाइम्स टॉस करती है। द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो शी वुड ड्राइव द कार, यानी कि अगर विधि के पास लगातार 2 बार हेड आ जाते हैं 3 बार कॉइन को टॉस करने पर, तो वो ड्राइव करेगी। इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल शी वुड ड्राइव द कार, यानी उन्नति जब लगातार 3 बार कॉइन को टॉस करती है उसमें से अगर टेल के जस्ट बाद हेड आता है तो उस केस में उन्नति जो उन्नति है वो कार को ड्राइव करेगी। हु हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, उन दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस दिन कार को ड्राइव करने की। जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई अपने आप हो जाएगा जब हम इसे मैथमेटिक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फेवरेबल आउटकम्स है विधि के लिए वो क्या क्या हैं। फेवरेबल आउटकम्स फॉर विधि,
एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है और लगातार हमें क्या चाहिए, 2 हेड्स। तो किस किस तरह से मिल सकते हैं, देखो यहाँ पर मान लेते हैं 2 हेड आ गए लगातार। अब तीसरा जो केस है उसमें टेल भी आ सकता है और तीसरा जो केस है उसमें हेड भी आ सकता है, ठीक। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में टेल आ जाए और बाद में हेड आ जाए। तो ये 3 जो आउटकम्स है वो फेवरेबल है विधि के लिए। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी विधि के लिए कार ड्राइव करने की, प्रोबेबिलिटी दैट विधि ड्राइव्स द कार इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3। और हम जानते हैं कि जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। और इसी तरह से हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स फॉर उन्नति, फेवरेबल आउटकम्स फॉर उन्नति। वो क्या रहने वाले हैं, तो इसके लिए फेवरेबल केस है कि टेल के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, हेड। तो किस किस तरह से मिल सकता है, टेल के जस्ट बाद हेड, यानी कि फिर तीसरा जो कॉइन का टॉस करेंगे उसमें कुछ भी आ सकता है, यानी कि हेड भी आ सकता है और टेल हेड आने के बाद टेल भी आ सकता है। 2 केस तो ये हो गए। फिर इसके बाद हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमें हेड मिले फिर टेल के जस्ट बाद हेड मिल जाए, क्लियर। हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमें टेल मिले और फिर वापस से टेल के बाद जस्ट हेड मिल जाए। तो ये 4 केसेस क्या हो गए फेवरेबल उन्नति के लिए। यहाँ पे भी लगातार 2 बार टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल हेड। सो प्रोबेबिलिटी दैट उन्नति ड्राइव्स द कार कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 4 एंड टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8, 4/8। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई विधि की, 3/8 और उन्नति के लिए 4/8। दोनों में से कौन बड़ा है, प्रोबेबिलिटी फॉर उन्नति। सो प्रोबेबिलिटी फॉर उन्नति, ठीक है, उन्नति ड्राइव्स द कार इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी दैट विधि ड्राइव्स द कार, ठीक है, लिख लेंगे आगे ड्राइव्स द कार। सो ठीक है, यहाँ पर प्रूव हो चुका है अपना कि प्रोबेबिलिटी जो है ड्राइव करने की वो किसके लिए ज़्यादा है, उन्नति के लिए। सो हु हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स की हेल्प से इसे सॉल्व किया तो ये इस तरह से जस्टिफाई भी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट ए। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो 3:4 and their monthly expenditures are in ratio 5:7. If each saves rupees 15,000 per month, find their monthly incomes. क्या गिवन है देखिए, आर्यन और बब्बन की जो मंथली इनकम है उनका रेशियो गिवन है 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स, यानी कि उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो भी गिवन है, उसका रेशियो 5:7। इफ ईच सेव्स 15,000 पर मंथ, दोनों के पास जो सेविंग्स है वो है 15,000 पर मंथ। फाइंड देयर मंथली इनकम्स, हमें क्या फाइंड करनी है, उनकी मंथली इनकम। तो सबसे पहले तो जो हमें रेशियोज दिए गए हैं इनकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि इनकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी। सो लेट मंथली इनकम ऑफ आर्यन इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 3:4 गिवन है तो मंथली इनकम को क्या मान लेंगे हम, 3x आर्यन की मंथली इनकम एंड मंथली इनकम ऑफ बब्बन, वो कितनी हो जाएगी 4x, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर in the ratio 5:7. So let monthly expenditure
ऑफ आर्यन। अब यहाँ जो रेशियो गिवन है उसकी हेल्प से हम क्या लिखेंगे, 5y एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बब्बन, वो कितना लिख लेंगे, 7y। यहाँ तक क्लियर है। हमें गिवन है कि जो इनकी सेविंग्स है वो 15,000 है। अब सेविंग कैसे होगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, सेविंग। तो यहाँ पर जो आर्यन की सेविंग है वो क्या है, सेविंग ऑफ आर्यन इज इक्वल्स टू 15,000। अब सेविंग्स कैसे मिलेगी हमें, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम ऑफ आर्यन, ठीक है, मंथली इनकम ऑफ आर्यन माइनस मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन। इज इक्वल्स टू 15,000। मंथली इनकम कितनी लिखी है हमने, 3x, और मंथली एक्सपेंडिचर कितना लिखा, 5 है, तो 3x माइनस 5 है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गई। सिमिलरली फॉर बब्बन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 15,000। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस हमें मिल चुकी है। इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, x, और x की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने पर दोनों की मिल जाएगी मंथली इनकम जो हमें फाइंड आउट करनी है। सो क्या करें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, y को एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशंस में से। तो जो y का कोफिशिएंट है इसमें 5, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें 5 y का कोफिशिएंट है 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 3 जार 21x बाय 1 and 2, 1 and 2, 21x माइनस 5 4 जार 20x, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 जार 35, और यहाँ पे भी 7 5 जार 35, y कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखेंगे तो 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 105, यानी कि 1,05,000, और यहाँ पे देखेंगे तो 15 इंटू 5 यानी कि 75 माइनस 75,000, ये मिल चुका है 30,000, और इधर मिला है x, यानी कि x की वैल्यू आ गई डायरेक्ट कितनी, 30,000। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर आर्यन की इनकम में और बब्बन की इनकम में। यहाँ पर बब्बन सो आर्यन ही था, ठीक है। मंथली इनकम ऑफ आर्यन 3x और मंथली इनकम ऑफ बब्बन 4x। सो लिख देंगे यहाँ पर, सो मंथली इनकम ऑफ आर्यन कितना था, 3x, और x की वैल्यू कितनी आई, 30,000, यानी कि 3 इंटू 30,000, यानी कि इसकी इनकम होगी 90,000 रुपीज़। और मंथली इनकम ऑफ बब्बन 4x, ठीक है, मंथली इनकम ऑफ बब्बन
कितना है 4x और x की वैल्यू 30,000, यानी कि ये हो गया 1,20,000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी में एक इंटरनल चॉइस गिवन है, पार्ट बी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। दो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, 2x + y = 6 एंड 2x - y - 2 = 0। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स एंड x एक्सिस। तो सबसे पहली बात तो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ पेपर की हेल्प से दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पेपर पर। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करी वही इसका सॉल्यूशन होगा। उसके बाद इन दोनों लाइंस के बीच में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होती है 2 वेरिएबल्स में, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। तो इन दोनों लाइंस के बीच में और x एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया भी हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ पेपर है, इस पर हमें इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है। उसके लिए जो इक्वेशन गिवन है हमें कौन सी है? 2x + y = 6। 2x + y = 6। सबसे पहले इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x और y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करने पर वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2x + y = 6। देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए, तो वो 2 पॉइंट्स हम किस पे ले लेते हैं? एक्सिस पर ले लेते हैं। सो यहाँ पर जब हम ऑन x एक्सिस देखेंगे तो y = क्या पुट कर देंगे? 0। तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा x एक्सिस के साथ वो मिल जाएगा। तो पुट y = 0, यानी कि 2x = 6, सो x = 3। तो एक कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया अपने पास? 3, 0, ये रहा यहाँ पर। यहाँ c नाम दिया गया है, c लिख लेते हैं अपन भी, c 3, 0 एंड पुट x = 0। एक बार y एक्सिस से इंटरसेक्शन, तो x के लिए क्या पुट कर देंगे? 0। क्या मिल जाएगा हमें? y = 6, यानी कि एक जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? इसी तरीके से 2x - y = 2, इसके लिए भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 2x - y = 2, इसका भी x एक्सिस और y एक्सिस से इंटरसेक्शन देख लेंगे। तो एक बार x = 0 रखेंगे और एक बार y = 0। तो पुट y = 0, इससे हमें क्या मिल जाएगा? x = 1, और एक बार पुट x = 0, इससे कितना मिल जाएगा? y = -2। सो एक पॉइंट तो हो जाएगा अपने पास 1, 0, 1, b नाम दिया है, b लिख लेते हैं, b 1, 0, और एक पॉइंट हो जाएगा 0, -2। तो देखो b पॉइंट तो ये रहा अपने पास 1, 0, और जो पॉइंट है 0, -2, ये कहाँ पर होगा? नेगेटिव y एक्सिस पर, यानी कि इसको ये अपने पास ग्राफ पेपर आगे तक होगा, -2 पर ये इंटरसेक्ट करेगी आगे जाके। तो 2 पॉइंट मिलेंगे हमें, इसको ज्वाइन करने पर इसकी लाइन बन जाएगी 2x - y = 2 के लिए। अब ग्राफ पेपर पर हम देखेंगे कि ये दोनों लाइंस जो है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट A पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2, यानी कि जो सॉल्यूशन हो गया इन दोनों इक्वेशंस का वो क्या हो जाएगा? 2, 2। सो लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। Solution of given equations is 2, 2, that is x = 2 and y = 2। तो ये तो अपने पास सॉल्यूशन हो गया दोनों इक्वेशंस का। और हमें क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस एंड x एक्सिस। देखो यहाँ एक ट्राइंगल मिल रहा है, दोनों लाइंस और x एक्सिस के बाउंडेड। यहाँ पे क्या करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। तो इजीली नजर आ रहा है हमें, यहाँ पर हाइट हमें मिल गई, कितनी है इसकी? 2 यूनिट्स, और इसका जो बेस है उसकी लेंथ भी कितनी होगी? 1 से लेकर 3 तक, यानी कि 2 यूनिट्स। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया लिख देंगे। सो एरिया ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
तो बेस कितना है 2 यूनिट्स और हाइट भी कितनी है 2 यूनिट्स। सो एरिया कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका है सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels at a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed। क्या गिवन है कि कोई ट्रेन है जो कि एक सर्टेन एवरेज स्पीड से ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस 63 किलोमीटर, और फिर इसके बाद 72 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। अब टोटल जर्नी कितनी हुई यहाँ पे 63 किलोमीटर प्लस 72 किलोमीटर, तो इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर्स है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल एवरेज स्पीड? हमें इसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है उसको मान लेते हैं हम वेरिएबल x, यानी कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ जो डिस्टेंस है 63 किलोमीटर्स का, वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है x किलोमीटर पर आवर से, तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 63 अपॉन x आवर्स, और इसके बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है कितने किलोमीटर से 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो फास्टर स्पीड जो है वो हो जाएगी x + 6 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 72 किलोमीटर्स, यानी कि जो टाइम लगेगा इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस स्पीड से, वो क्या हो जाएगा टाइम t2 72 अपॉन x + 6 किलोमीटर आवर्स। तो नाउ t1 + t2, यानी कि जो टोटल आवर्स हैं वो कितने हो जाएंगे t1 + t2 = 3 आवर्स। ये गिवन है हमें, तो t1 + t2 की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो आई है अपने पास 63/x, और t2 की वैल्यू कितनी है ये 72 अपॉन x + 6 = 3। यहाँ पर LCM ले लेंगे x और x + 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 63x + 6 + 72x = 3 टाइम्स ऑफ x + 6 × x। आगे सिंप्लीफाई करेंगे 63x + 72x तो 135x, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 378 = 3x² + 3 6 18x। आगे सभी टर्म्स को LHS में ले जाएंगे तो 3x² - 117x - 378 = 0। 3 से इक्वेशन को डिवाइड करने पर x² - 39x - 126 = 0। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कि जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे तो कितना होगा -42x + 3x - 126। तो जो फैक्टर्स अपने पास आते हैं वो है x + 3 और x - 42। अब यहाँ पर x जो है वो स्पीड है, यानी वो नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव, तो यहाँ x + 3 जो है ये नहीं होगा, तो x - 42 = 0 से अपने पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर। सो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी हमें ये प्रूव करना है कि यदि कोई लाइन बनाई जाती है तीसरी लाइन के पैरेलल किसी ट्राइंगल में, तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। Hence in triangle PQR prove that a line L intersects the side PQ and PR of a triangle PQR at L and M respectively such that LM parallel to QR। यानी कि यहाँ पे जो हमने प्रूव किया है वही गिवन है, तो इसकी हेल्प से हमें और क्या फाइंड करना है। देखो if PL = 5.7 सेंटीमीटर, PQ = 15.2 सेंटीमीटर एंड MR = 5.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PM। तो यहाँ पे जो रेशियो हमने फाइंड किया है कि रेशियो इक्वल होता है, उसी की हेल्प से हमें यहाँ पर PM की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसे प्रूव करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में मान लेते हैं हमारे पास ट्राइंगल है कोई PQR, ये PQR एक ट्राइंगल है और इसमें एक लाइन सेगमेंट है कौन सी LM एक लाइन सेगमेंट है जो कि पैरेलल है किसके QR के।
क्लियर। और ये L जो है PQ को L पॉइंट पर और PR को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ से हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि जो अदर टू साइड्स है वो सेम रेशो में डिवाइड होगी, यानी कि टू प्रूव जो है अपने पास वो है PL/LQ इज इक्वल्स टू PM/MR। यानी हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले गिवन अ ट्राइंगल PQR in which line segment LM is parallel to QR। ठीक है, यहाँ तक हमें गिवन है क्वेश्चन में। A line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points। अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी यहाँ पे जो प्रूव करने के लिए वो है जो अदर टू साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी, यानी कि PL/LQ वो किसके इक्वल होने वाला है? PM/MR के। PL/LQ इज इक्वल्स टू PM/MR। यहाँ तक की स्टेप्स क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो इसका प्रूफ है वो। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को। कौन कौन से? ट्राइंगल PLM और ट्राइंगल PQR को। सो इन ट्राइंगल PLM एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम बात करें, LM जो है वो QR के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये वाले जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि जो एंगल PLM है, एंगल PLM ये किसके इक्वल होने वाला है? एंगल PQR के। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल PML किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल PRQ के। इन दोनों का रीजन सेम है कि ये दोनों क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि LM QR के पैरेलल है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एस LM is parallel to QR। क्लियर है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एंगल P है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। एंगल P एंड एंगल P इज कॉमन। सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो है यहाँ सिमिलर हैं, यानी कि बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन जो ट्राइंगल PLM है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब दोनों ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो हम जानते हैं कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है इनका रेशियो क्या होता है? सेम होता है। यानी कि इस वाले ट्राइंगल की जो साइड है PL और PQR वाले ट्राइंगल की जो साइड है PQ, इसका रेशियो किसके इक्वल होने वाला है? PM और PR के। तो हम लिख सकते हैं कि PL/PQ इज इक्वल्स टू PM/PR। ठीक है, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles। अब PQ को हम स्प्लिट कर सकते हैं। PQ अपॉन, देखो PQ जो है वो किससे मिलकर बनी है? PL और LQ से। तो PQ को हम लिख सकते हैं PL + LQ।
और इसी तरह से यहाँ पर PM अपॉन PR किससे मिलकर बनी है, PM से और MR से, यानी कि PR की जगह हम लिख देंगे PM प्लस MR। PR को स्प्लिट करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, PM प्लस MR, PM प्लस MR। इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिखेंगे, तो PL प्लस LQ अपॉन PL इज इक्वल्स टू PM प्लस MR अपॉन PM। यहाँ से 1 प्लस LQ अपॉन PL इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस MR अपॉन PM, 1 प्लस MR अपॉन PM। 1 दोनों साइड से कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, LQ अपॉन PL इज इक्वल्स टू MR अपॉन PM। LQ अपॉन PL इज इक्वल्स टू MR अपॉन PM। सो जो हमें प्रूव करना था वो था PL अपॉन LQ इज इक्वल्स टू PM अपॉन AR। यही हमारे पास आ चुका है, देखिए PL अपॉन LQ। इसको ही रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे तो PL अपॉन LQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PM अपॉन MR, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। अब इसमें जो हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या कहा है कि हेंस इन ट्रायंगल PQR प्रूव दैट अ लाइन L इंटरसेक्ट्स द साइड्स PQ एंड PR ऑफ अ ट्रायंगल PQR एट L एंड M, जो अभी हमने प्रूव किया है, रेस्पेक्टिवली सच दैट LM पैरेलल टू QR। इफ PL इज इक्वल्स टू 5.7, अब यहाँ पे वैल्यूज दे दी गई है जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनकी। PL की वैल्यू है 5.7 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू है 15.2 सेंटीमीटर। PL इज इक्वल्स टू 5.7 लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ PL is equals to 5.7 centimeter, PQ is equals to 15.2 centimeter, और MR की वैल्यू है 5.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो हमें कौन से साइड कैलकुलेट करनी है इसमें, PM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखना, ये ट्राइंगल है अपने पास PQR और ये साइड है LM। ठीक, अब इसमें PL की वैल्यू तो हमें दे दी 5.7 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू दी है 15.2 सेंटीमीटर, PM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमने मान ली x, और MR की वैल्यू दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर। तो जो अभी हमने प्रूव किया है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होता है, यानी कि जो पैरेलल लाइन है LM वो इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड आउट करेगी। तो उसी से हम लिखेंगे यहाँ PL अपॉन जो अपने पास PQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PM अपॉन PR के। तो PL इसकी वैल्यू है 5.7 अपॉन PQ की वैल्यू है 15.2, यहाँ PM की वैल्यू है x, और जो PR होगी वो कितना हो जाएगा, x प्लस MR यानी x प्लस 5.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 5.7x प्लस 5.7 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 और ये 28 और अगेन ये 285 बनेगा। तो 5, 13, 111 और 3 यानी कि 31.35। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 15.2x इज इक्वल्स टू
15.2x। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 15.2 और माइनस 5.7 करेंगे तो 12 माइनस 7 यानी कि 5, और यहाँ से बच जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि 9। 9.5x इज इक्वल्स टू 31.35। तो जो x की वैल्यू है वो मिलेगी 31.35 अपॉन 9.5। x इज इक्वल्स टू 31.35 अपॉन 9.5। 9.5 यानी कि हो गया 3135 अपॉन 950। 5 से कैंसिल आउट कर दें तो 5 6 30, 5 2 10 एंड 5 7 35, और नीचे आ जाएगा अपने पास 5 1 5, 5 9 45 और 0। आगे इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं। देखिए 19 से नीचे 10 टाइम्स और 19 से ही है अपने पास चला जाएगा 3 टाइम्स 57 एंड अगेन 57 यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 3.3। सो जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है 3.3, और x ही हमने क्या माना था, जो PM की लेंथ हमसे पूछी थी। सो PM इज इक्वल्स टू 3.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट A। From a solid right circular cone whose height is 6 cm and radius of base is 12 cm, a right circular cylindrical cavity of height 3 cm and radius 4 cm is hollowed out such that bases of cone and cylinder form concentric circles। क्या किया गया है यहाँ पर, एक राइट सर्कुलर कॉन दिया गया है जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है और रेडियस, जो बेस की रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। अब उसमें से एक सिलेंड्रिकल कैविटी निकाल ली जाती है जो कि जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर होगी और रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम देखें कि जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से होगा कि कौन अपने पास गिवन है जिसकी हाइट h और हमने मान ली इसकी रेडियस है बेस की r। अब इसमें से एक सिलेंड्रिकल कैविटी निकाली जाती है, उसकी हाइट ऑब्वियसली इससे कम रहने वाली है, और जो सर्कुलर बेसेस है वो दोनों कॉन्सेंट्रिक है। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन L, स्लैंट हाइट हम निकाल लेंगे किस फॉर्मूले से, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। जो रेडियस हमें गिवन है 12 और हाइट गिवन है 6, यानी कि स्लैंट हाइट अपने पास आ जाएगी 3√20 सेंटीमीटर। अब हम बात करें कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि जो रिमेनिंग सॉलिड होगा उसका। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा वो क्या होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया बचेगा कौन का। ठीक है, नीचे से सिलेंड्रिकल कैविटी निकाली गई है तो केवल ये जो पार्ट आएगा दोनों सर्किल्स के बीच वाला वो बचेगा, और एक अंदर सर्कुलर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो सिलेंड्रिकल बेस है उसका एरिया। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन। क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए, पाई आर एल। रेडियस हमें गिवन है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और लेंथ जो हमने स्लांट हाइट यहाँ पे कैलकुलेट की है वो है 3√20। सिंप्लीफाई करने पर ये अपने पास आ जाएगा 36√20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस सर्किल ऑफ कॉन, अब देखो यहाँ पर जो बेस सर्किल बनेगा कॉन का वो किससे बनेगा, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल प्लस टॉप सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर। कौन सा एरिया हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो बेस सर्कुलर बेस इसका बनेगा, जो सॉलिड अपने पास बचेगा उसके सर्कुलर बेस का एरिया टोटल कितना होगा। एक तो पूरा जो कॉन है इसका सर्किल का एरिया, इसमें से हमने सिलेंड्रिकल कैविटी निकाल ली तो ये जो सर्कुलर एरिया बचा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल प्लस, क्योंकि सिलेंड्रिकल कैविटी हमने निकाली है तो ये जो एरिया अपने को मिलेगा वो भी क्या होगा, एक सर्किल के शेप में होगा तो उसको ऐड कर देंगे, प्लस टॉप सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर। सो यहाँ पर एरिया ऑफ आउटर सर्किल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा पाई इंटू 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? देखो ये पाई आर स्क्वायर कैसे बना भाई, यहाँ पे जो हमने सब्ट्रैक्ट किया और उसी को यहाँ पर ऐड कर दिया। क्लियर है? यहाँ पे माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल कर रहे हैं और प्लस टॉप सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर कर रहे हैं,
तो जो माइनस कर रहे हैं उसी को ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, एरिया ऑफ आउटर सर्किल, जो कि है पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 12 स्क्वायर यानी कि 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, यानी कि यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है सिलेंडर की 3 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा अपने पास, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, जो सरफेस एरिया होगा रिमेनिंग सॉलिड का, वो इन तीनों का एडिशन, यानी कि जो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है कॉन का और एरिया ऑफ बेस सर्किल ऑफ कॉन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो तीनों की वैल्यू हमने इससे पहले कैलकुलेट की है उसे यहाँ पुट कर देंगे। तो 36√20 पाई प्लस 144 पाई प्लस 24 पाई, यानी कि ये अपने पास आ जाएगा 168 प्लस 36√20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपके पास इंटरनल चॉइस गिवन है, पार्ट बी, एन एम्प्टी कॉन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद आइसक्रीम सच दैट द लोअर पार्ट ऑफ द कॉन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज अनफिल्ड बट अ हेमिस्फेयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। क्या गिवन है यहाँ पर, कॉन दिया गया है और कॉन के अंदर आइसक्रीम फिल की जाती है, लेकिन जो आइसक्रीम फिल की जा रही है उससे जो वॉल्यूम ऑफ कॉन है उसका 1/6 पार्ट एम्प्टी रह जाता है, लेकिन जो कॉन है उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप फॉर्म होती है। तो हमें टोटल वॉल्यूम निकालनी है आइसक्रीम की, यानी कि यहाँ पर एक सर्कुलर कॉन हमें दिया गया है, इसका 1/6 पार्ट तो एम्प्टी रह जाता है, लेकिन जो आइसक्रीम है वो इसके हेमिस्फेरिक के फॉर्म में आगे भी निकली हुई है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई। रेडियस गिवन है कॉन की कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 और एच हाइट गिवन है कॉन की कितनी है 12 सेंटीमीटर। सो सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, देखो कॉन की वॉल्यूम अलग है और आइसक्रीम की वॉल्यूम अलग है। क्यों? क्योंकि कहा है क्वेश्चन में कि जो 1/6 पार्ट है कॉन का वो एम्प्टी रह जाता है, यानी कि आइसक्रीम कितने में भरी है, केवल 5/6 पार्ट में। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कॉन इज 5/6 इंटू 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाता है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो जो वॉल्यूम होगी हेमिस्फेरिकल पार्ट की, ये भी कहा है कि ये तो 5/6 पार्ट तो भरा हुआ है और हेमिस्फेयर के फॉर्म में भी निकला हुआ है आइसक्रीम का पार्ट, तो वो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 और जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करने पर ही आ जाएगा अपने पास 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इज इक्वल्स टू 30 पाई प्लस 18 पाई यानी कि 48 पाई। पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7, तो अपने पास आ जाएगा 150.86 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड द मीन। देखिए हमें क्वेश्चन में मोड गिवन है 55 और एक अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और फिर इसके बाद हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिया गया है 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75 एंड 75 to 90 और इनकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है वो गिवन है 10, 7। यहाँ पे अननोन क्वांटिटी x 15, 10 और 12। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इस क्वांटिटी x को, क्योंकि हमें क्या गिवन है यहाँ पर मोड गिवन है, तो इसी की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। अब मॉडल क्लास क्या होगी 45 to 60। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर मोड है 55 आ रहा है किसके बीच में, इसमें, यानी कि जो मॉडल क्लास है वो जाएगी 45 to 60। तो जो लोअर लिमिट है अपनी वो हो जाएगी यहाँ पे 45। सो लोअर लिमिट इज 45 एंड क्लास इंटरवल जो क्लास साइज है अपनी कितनी है यहाँ पे 15 to 30, 0 to 15 यानी कि 15। तो इंटरवल जो है वो है 15। तो मोड कितना हो जाएगा, मोड के लिए फॉर्मूला अपना होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ पर F1 तो क्या होगी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी,
F0 क्या होती है, जो मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या होती है, मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। मोड कितना गिवन है 55, लोअर लिमिट हमने फाइंड कर ली 45, प्लस F1 की वैल्यू है क्वेश्चन में 15 और F0 की वैल्यू है x। देखो F1 तो ये हो गया अपने पास मॉडल क्लास वाला, और F0 इससे पहले वाली क्लास के लिए x, और F2 इससे बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 10। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 45 प्लस 15 माइनस x अपॉन 13 माइनस x माइनस 10 इंटू 5। सिंप्लीफाई करने पर जो x की वैल्यू हमें मिलती है वो है 5। क्लियर, तो ये तो इसका एक पार्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा था कि फाइंड द मीन, मीन भी इसका फाइंड करना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, यहाँ तक गिवन है। x जो अननोन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी 5। अब आगे जो क्लास इंटरवल्स हैं उनके मिड पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 0 to 15 इसके लिए क्या मिड पॉइंट हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5। इसी तरह से यहाँ दोनों को ऐड करके तो 45/2 यानी कि 22.5। तो सभी क्लासेस का हमने क्या कर लिया, मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्या करेंगे, FI XI यानी कि जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है उनको इनके मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या आ जाएगा, 75, 175, 157.5, 187.5, 787.5, 675, 990। अब जो मीन होता है अपने पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन का सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो यहाँ पर जो सिग्मा FI XI है उसकी वैल्यू आई है 2872.5 और सिग्मा FI कितना आ रहा है 59। दोनों को डिवाइड करने पर मीन अपने पास आ जाता है 48.68। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में इंटरनल चॉइस गिवन है पार्ट बी, अ सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल was conducted and the following data was obtained। एक सर्वे कंडक्ट किया गया है क्लास 10th के लिए, इसमें 51 गर्ल्स इंक्लूडेड है। तो ये डाटा हमें मिलता है कि जो हाइट्स है वो लेस देन 140 कितने नंबर ऑफ गर्ल्स की है 4 की, लेस देन 145 कितने नंबर ऑफ गर्ल्स की है 11, लेस देन 150 29, लेस देन 155 40, लेस देन 160 46 एंड लेस देन 165 51। फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो है इनका मीडियन। इफ मोड ऑफ द अबाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज 148.05, अगर मोड इतना है देन फाइंड द मीन यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है फिर, मीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन की। देखिए मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है इससे क्लास इंटरवल लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो लेस देन 140 लेस देन 145 यानी कि यहाँ डिफरेंस कितने का चल रहा है 5 का, तो हम यहाँ भी 140 से 5 कम लेकर स्टार्ट कर देंगे क्लास इंटरवल्स लिखना। तो 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160 एंड 160 to 165। और इनकी फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है वो है 4, यानी 140 से कम हाइट कितने की है 4 की। अब 145 से कम हाइट कितनों की है 11 की, लेकिन हमें यहाँ लिखनी है 140 से 145 के बीच कितने की होगी। तो वो कैसे मिलेगा, हमें 11 में से माइनस कर देंगे उनको जिनकी हाइट 140 से भी कम है, यानी 11 में से क्या माइनस कर देंगे 4। तो जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि 140 से 145 के बीच में कितनी गर्ल्स की हाइट है 7 की। इसी तरह से आगे फाइंड आउट कर लेंगे कि 145 से 150 कितने गर्ल्स की है, तो 29 में से माइनस कर देंगे 11 सो 18। 150 से 155 के बीच में हाइट कितनी गर्ल्स की है, तो 40 में से माइनस कर देंगे 29 तो 11। इसी तरह से हम 155 से 160 के बीच में 6 की और 160 से 165 के बीच में 5 की। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट मीडियन के लिए जो फॉर्मूला है अपने पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो n/2 सबसे पहले हम निकालते हैं। यहाँ पर n कितना आ रहा है, यानी कि जो सम है फ्रीक्वेंसीज का वो है 51, तो n/2 कितना हो जाएगा 51/2 यानी कि 25.5। अब 25.5 को हम देखेंगे कि कहाँ पर है, 25.5 इस वाली लाइन में आएगा, यानी कि जो अपने पास मीडियन क्लास है वो क्या हो जाएगी 145 से
150 के बीच में। सो लोअर लिमिट कितनी होगी अपने पास 145, L इज इक्वल्स टू 145, ठीक है। n/2 इज 51/2 यानी कि 25.5। और CF, तो CF कौन सा लेते हैं इसमें, जो प्रीसीडिंग क्लास है उसके लिए। तो जो मीडियन क्लास है वो तो ये वाली है, तो इसकी प्रीसीडिंग क्लास का CF क्या है 11, यानी कि यहाँ पे CF की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 11। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 18, सो F इज इक्वल्स टू 18। एंड हाइट H यहाँ पर कितनी है, जो क्लास इंटरवल है वो कितना है अपने पास 5 का, तो H इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5। सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे 145 प्लस 51/2 माइनस 11 अपॉन 18 इंटू 5, तो 149.03 इज द मीडियन। सो मीडियन हाइट इज इक्वल्स टू 149.03 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ चुकी है मीडियन हाइट। नेक्स्ट हमसे कहा था कि मीन फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करके। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है अपने पास 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। सो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, तो मीडियन कितनी आ गई 149.03 इज इक्वल्स टू मॉड कितना, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, देखो 148.05। क्वेश्चन में कहा है कि इफ द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 148.05 देन फाइंड मीन। सो मॉड की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 148.05 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा अपने पास मीन 149.52। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। यहाँ से स्टार्ट हो चुका है सेक्शन E। क्वेश्चन नंबर 36। इन अ क्लास द टीचर आस्क्ड एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ AP। किसी क्लास में टीचर ने अपने हर स्टूडेंट से AP का एक एग्जाम्पल यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जाम्पल लिखने के लिए कहा। 2 बॉयज आर्यन एंड रोशन राइट्स द प्रोग्रेशन एज -5, -2, 1, 4 एंड 187, 184, 181 रेस्पेक्टिवली। तो आर्यन और रोशन 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इस तरह से लिखते हैं। नाउ द टीचर आस्क हिज वेरियस स्टूडेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन प्रोग्रेशन। फिर इसके बाद टीचर ने अपने स्टूडेंट से प्रोग्रेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे। हेल्प द स्टूडेंट्स टू फाइंड आंसर्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 प्रोग्रेशंस। तो जो आर्यन और रोशन ने यहाँ पर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लिखी है, इनके जो कॉमन डिफरेंस है उनका सम क्या होगा। नेक्स्ट, फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। तो जो रोशन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर लिखी है, इसकी 34th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। आर्यन ने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी है, इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स तक का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द 2 प्रोग्रेशंस। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है D1 इज इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस क्या होता है किन्हीं भी 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे 1 और 4 से भी देख सकते हैं, -5 -2 से भी देख सकते हैं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। और D2 कितना है 187 184, तो फाइंड आउट कर लेंगे कितना है 3 कम हो रहे हैं ये, तो डिफरेंस जो है यहाँ पे वो है -3। सो D1 is equals to 3 and D2 is equals to -3. Common difference of first progression is 3 and common difference of second progression is -3. So sum of common difference is equals to 0. दोनों का सम कितना आ गया यहाँ पे 0. नेक्स्ट हमसे पूछा था कि जो रोशन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी है उसकी 34th टर्म, रोशन ने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी है उसकी 34th टर्म क्या होगी। अब देखो हम जानते हैं कि जो Tn का फॉर्मूला होता है यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 187 और n कितना हो गया अपने पास 34, क्योंकि 34th टर्म हमसे पूछी है, तो 34 - 1 और जो कॉमन डिफरेंस है रोशन ने जो AP लिखी है उसके लिए है -3। इसको सिंप्लीफाई करने पर 34th टर्म आ जाती है 88। नेक्स्ट हमसे पूछा था कि आर्यन ने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी है उसकी फर्स्ट 10 टर्म्स तक का सम कितना है।
तो हम जानते हैं कि जो Sn का फॉर्मूला है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमसे फर्स्ट 10 टर्म्स तक का सम पूछा है तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10/2 2a फर्स्ट टर्म क्या है जो आर्यन है उसके लिए, आर्यन ने जो AP लिखी है उसकी फर्स्ट टर्म है -5, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है इसके लिए 3। सिंप्लीफाई करने पर अपने पास जो सम है फर्स्ट 10 टर्म्स वो है 85। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, टर्म ऑफ द प्रोग्रेशंस विल हैव द सेम वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो दोनों प्रोग्रेशंस हमें दी गई है उनमें कौन से नंबर की टर्म होगी जो दोनों में सेम होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों के लिए हम लिख लेंगे कि फर्स्ट जो AP है उसकी nth टर्म मान लेते हैं a प्लस n-1 इंटू d1, और सेकेंड जो है उसके लिए मान लेते हैं a2 प्लस n-1 इंटू d2। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर देंगे, फर्स्ट AP के लिए a1 और d1 और सेकेंड AP के लिए a2 और d2 की। तो यहाँ पे मिलेगा हमें -5 प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 187 प्लस n-1 इंटू -3। तो जो n की वैल्यू है वो हमें मिल जाती है n इक्वल टू 33, यानी कि 33rd नंबर की जो टर्म है वो दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में सेम रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। A group of class 10th students goes to picnic during winter holidays. The position of 3 friends Aman, Kirti and Chahat are shown by the points P, Q, R. क्लास 10th के स्टूडेंट्स विंटर हॉलीडेज पर जाते हैं, तो जो 3 फ्रेंड्स हैं उनके पोजीशंस हमें यहाँ पे दी गई है P, Q और R। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इस Q द मिड पॉइंट ऑफ PR जस्टिफाई बाय फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ PR। क्या जो पॉइंट Q है वो PR का मिड पॉइंट है, इसको हमें जस्टिफाई करना है PR का मिड पॉइंट फाइंड आउट करके। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, यानी कि x एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट होगा जो कि P और Q से सेम डिस्टेंस पर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जो हमें पोजीशंस गिवन है इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,5 और जो R है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 8,3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर लेंगे डिस्टेंस PR की। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, तो PR की डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास 2√10 यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट हमसे पूछा है कि क्या Q PR का मिड पॉइंट है, जस्टिफाई बाय फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ PR। तो हम यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे और PR का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अगर दोनों सेम कोऑर्डिनेट्स आते हैं यानी तो क्या हो जाएगा, Q मिड पॉइंट हो जाएगा PR का, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें Q के कोऑर्डिनेट्स की तो क्या होंगे, Q का कोऑर्डिनेट है 4,4 और अब हम फाइंड करेंगे PR का मिड पॉइंट कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लिख चुके हैं यहाँ पे 2,5 और R के भी लिख लिए 8,3। तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है उससे PR का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज 4,4, द मिड पॉइंट ऑफ PR इज 5/4। P और R के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो x2 ये x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इससे अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं PR के मिड पॉइंट के वो क्या जाएंगे 5,4। सो Q इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ PR। दोनों के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है, जो PR का मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अलग है और जो Q है उसके कोऑर्डिनेट अलग है, यानी कि Q PR का मिड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमसे पूछा था कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। P और Q से इक्वल डिस्टेंस पर वो पॉइंट जो x एक्सिस पर है क्या होगा।
तो उसके लिए हम मान लेंगे कि लेट द पॉइंट बी x, 0। अब ये इक्वल डिस्टेंस पर है P और Q से, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम दोनों के बीच के डिस्टेंस का। देखो x एक्सिस विच इज डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पर √2 - x का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू √4 - x का स्क्वायर प्लस 16, हेंस x इज इक्वल टू 3/4। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो क्या जाएगा 3/4। देयरफॉर द पॉइंट इज 3/4, 0। x एक्सिस पर जो पॉइंट है जो P और Q से इक्वल डिस्टेंस पर है क्या हो जाएगा 3/4, 0। Next, let S be a point which divides the line joining PQ in ratio 2:3. Find the coordinates of S. S जो है वो PQ को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। यानी कि हमें यहाँ पर रेशियो गिवन है M1:M2 इज इक्वल्स टू 2:3। S के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर P और Q के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हो तो s के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पर है 2 और 3 और x1 y1 x2 y2 क्वेश्चन में हमें गिवन है P और Q के, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने पर क्या मिलेगा? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S विल बी 2 × 4 + 3 × 2 अपॉन 2 + 3 और 2 × 4 + 3 × 5 अपॉन 2 + 3। सिंप्लीफाई करने पर जो S के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं वो है 14/5, 23/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। India Gate, formerly known as All India War Memorial, is located near Kartavya Path, formerly Rajpath at New Delhi. It stands as a memorial to 74,187 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42-meter tall structure was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman triumphal arcs. A student, Shreya, of height 1 meter, visited India Gate as a part of study 2. यहाँ पर हमें इंडिया गेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। इंडिया गेट की हाइट गिवन है 42 मीटर। एक स्टूडेंट है श्रेया जो विजिट करने जाती है और श्रेया की हाइट गिवन है 1 मीटर। हमसे पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट इफ शी इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम इंडिया गेट। अगर श्रेया 41 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ी हो तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा इंडिया गेट से ये कैलकुलेट करना है। देखिए इंडिया गेट की हाइट हमें गिवन है कितनी? हाइट ऑफ मोनूमेंट इज 42 मीटर और जो डिस्टेंस है श्रेया का इंडिया गेट से वो गिवन है 41 मीटर। तो यहाँ पे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? देखिए श्रेया की हाइट है 1 मीटर और जो इंडिया गेट है उसकी हाइट है 42 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए जो ट्राइंगल बनेगा उसकी जो हाइट आएगी वो कितनी होगी? AB, और AB यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 42 माइनस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है तो AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 41 मीटर। यानी कि AB इज इक्वल्स टू कितना है? 41 मीटर। और इस वाले ट्राइंगल में जो BC की लेंथ है वो कितनी होगी? जो डिस्टेंस है श्रेया की यानी कि 41 मीटर। सो इस वाले ट्राइंगल में हम tan थीटा कितना लिख सकते हैं? AB अपॉन BC, यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 41 अपॉन 41 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाता है? 45 डिग्री। नेक्स्ट हम इफ श्रेया ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री, देन हाउ फार शी इज स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। यहाँ हमसे कहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो तो श्रेया जो है वो कितने दूर खड़ी है इंडिया गेट से। सो यहाँ पर अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री और डिस्टेंस हमसे पूछा है। तो यहाँ अगेन जो AB होगा वो कितना? 41 मीटर। ठीक है, टोटल हाइट 42 मीटर है और श्रेया की हाइट 1 मीटर है। सो AB 41 मीटर।
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 60 डिग्री। सो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी जो है वो हो जाता है 41 मीटर। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द इंडिया गेट भी x मीटर। मान लेते हैं कि जो बी सी है उसकी लेंथ है x मीटर। हेंस tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 41/x। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 41 और बेस कितना हो जाएगा x। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 41/√3। श्रेया इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 41√3/3 मीटर्स। क्लियर है। यहाँ पे रेशनलाइजेशन हमने कर दिया, 41/√3 है तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके, तो 41√3/3 मीटर। नेक्स्ट थर्ड जो हमसे पूछा है वो है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयास आई चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री व्हेन शी मूव्स सम डिस्टेंस बैक फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन, फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक। क्या कहा है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयास आई चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 35 डिग्री। यानी अब श्रेया जो है वो कुछ डिस्टेंस पीछे जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री से कितना रह जाता है 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है वो कितना पीछे गई है। तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल जब बनेगा तो उस केस में BC की लेंथ और AB की लेंथ इक्वल रहने वाली है, क्योंकि tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है 1, और tan 45 tan थीटा की अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, सो वो होगा AB/BC। तो AB/BC यानी कि AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा BC। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि 45 डिग्री का एंगल जब बनेगा तो वो कितने डिस्टेंस पर खड़ी होगी इंडिया गेट से। तो इस वाले ट्रायंगल में हम बात करें ट्रायंगल ABC में, जो ये एंगल है tan 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रायंगल ABC के लिए यानी कि AB/BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ से AB किसके इक्वल आ जाती है BC के इक्वल, और AB को हम जानते हैं कितना है ये 41 मीटर, क्योंकि जो हाइट है टोटल वो है 42 मीटर और श्रेया की हाइट है 1 मीटर। सो AB इज इक्वल्स टू 41 मीटर। सो BC की लेंथ यानी कि पहले वो कितने डिस्टेंस पर खड़ी है 41 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द इंडिया गेट इज 41 मीटर। अब जब वो पीछे जाती है यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री से 30 डिग्री ले जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो x मीटर पीछे मूव हुई है। देन अब इस वाले ट्रायंगल में हम बात करते हैं ABCDE, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये F है। तो इन ट्रायंगल ABF ट्रायंगल ABF में अगेन हम बात करें tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB/BF। tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, देखो AB 41, BF की वैल्यू टोटल कितनी है 41 + x, B से लेकर F तक की डिस्टेंस 41 + x। सो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, सिंप्लीफाई करने पर x इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमें 41√3 - 41 मीटर। 41 कॉमन ले लेंगे तो 41√3 - 1 मीटर। सो द डिस्टेंस मूव्ड बैक इज 41√3 - 1 मीटर। नेक्स्ट, if Shreya moves to a point which is at a distance of 41/√3 meter from the India gate, then find the angle of elevation made by her eye to the top of the India gate। यानी कि अगर श्रेया का जो Shreya moves to the point which is at a distance of 41/√3 meter,
If Shreya moves to a point which is at a distance of 41/√3 मीटर from the India gate, श्रेया जो है इंडिया गेट से 41/√3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट। तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगेन हाइट जो है 42 मीटर इंडिया गेट की और श्रेया की हाइट 1 मीटर। इस वाले ट्राइंगल में हम बात करें ट्राइंगल ABC में, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने एज्यूम कर लिया कि थीटा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BC। AB की लेंथ कितनी है 41 मीटर है और BC की लेंथ कितनी गिवन है, यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है श्रेया ने 41/√3, यानी सिंप्लीफाई करने पर ये हमें मिलता है √3 और √3 tan में कौन से एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो यहाँ से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाता है 60 डिग्री। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू एवरीवन।